क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइज z इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस x3। ठीक है, ये जो z इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस x3 दिया हुआ है यहाँ पर, उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर x1, x2, x3 इसे कहा जाएगा डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो हमेशा मैक्सिमाइज टाइप का होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सम के अंदर वो हमें मिनिमाइज में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे दिया है सब्जेक्ट टू 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। इसे कहा जाएगा कंस्टेंट। ऐसे कंस्टेंट कितने दिख रहे हैं हमें? 3। ये पहला लेस देन इक्वल टू टाइप का, ये दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का, और ये तीसरा लेस देन इक्वल टू टाइप का। ठीक है, इसे कहा जाता है कंस्टेंट। लास्ट में लिखा हुआ है x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कंस्टेंट नहीं कहा जाएगा, इसे नॉन निगेटिव कंस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, या फिर गिवन कंडीशंस कहा जाता है। ये जो लेस देन या फिर इक्वल टू वाला टाइप आता है उसे ही कंस्टेंट कहा जाता है। कभी कभी ये कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो अभी हमें आए हुए दिख रहे हैं, कभी कभी ओनली इक्वल टू या फिर इक्वेशन जैसा भी आता है। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ये जो भी कंस्टेंट आता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू टाइप के ही होने चाहिए। यहाँ पर हमें सेकंड कंस्टेंट कैसा दिख रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का दिख रहा है, तो इसे हमें क्या बनाना होगा? लेस देन इक्वल टू टाइप का बनाना होगा। ठीक है, और सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जैसे कि पहले बताया था, हमेशा जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो भी कैसा होता है? मैक्सिमाइज टाइप का होता है। इस केस में वो क्या दिया हुआ है? मिनिमाइज। तो ये भी हमें क्या करना होगा? मैक्सिमाइज टाइप का बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? दिए हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज यहाँ पर लिखना होगा, और ये जेड को माइनस साइन से मल्टीपल करने पर इसे लिख देंगे माइनस जेड को हम लोग डिनोट करेंगे जेड डैश से। ठीक है, माइनस से मल्टीपल करने के कारण जो भी हर एक डिसीजन वेरिएबल आया है उसका भी साइन अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड वाले कंस्टेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप आने के कारण उसे भी हमें लेस देन इक्वल टू टाइप का बनाने के लिए माइनस से मल्टीपल करना होगा थ्रू आउट। ठीक है, यानी कि ये -2x1 बनेगा, ये +4x2 बनेगा, ये लेस देन इक्वल टू +12 बन जाएगा। माइनस साइन से मल्टीपल करने के बाद इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू टाइप का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? गिवन एलपीपी को हमें फिर से एक बार लिख देना है। तो यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया मैंने कि राइटिंग एलपीपी एज फॉलोज। तो देखो, ये जो मिनिमाइज टाइप का दिख रहा है ना हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसे बनाना हमें मैक्सिमाइज टाइप का। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने पहले कि हम लोग क्या करेंगे? दिए हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे तो वो हो जाएगा मैक्सिमाइज टाइप का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये मैक्सिमाइज। ठीक है, ये मैक्सिमाइज लिखा। ये जेड का क्या हो जाएगा? माइनस जेड हो जाएगा, लेकिन माइनस जेड को हम लोग डिनोट करेंगे जेड डैश से। ये लिखा जेड डैश दिखाया। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पेज को। जेड डैश दिखाया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस जेड हो जाएगा। इज इक्वल टू या आगे के जो भी डिसीजन वेरिएबल दिख रहे हैं अपने अपने कोफिशिएंट के साथ, उसका हम लोग साइन रिवर्स कर देंगे, यानी कि प्लस का माइनस, तो ये प्लस का -x1 लिखा, -3x2 था उसको क्या लिखा? +3x2 लिखा, और ये +x3 दिख रहा है उसको -x3 लिखा। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट वाला पार्ट हम लोग फिर से एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट टू लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट टू लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है? दिए हुए कंस्टेंट एज इट इज लिखने जो लेस देन इक्वल टू टाइप के। सिर्फ एक जो कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का दिख रहा है उसे भी लेस देन इक्वल टू टाइप का बनाने के लिए हमें सेकंड कंस्टेंट में माइनस साइन से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला कंस्टेंट हमें एज इट इज लिखना है 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3, ये लेस देन इक्वल टू 7 होगा। सेकेंड वाला कंस्टेंट माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये -2x1 प्लस 4x2, ये लेस देन इक्वल टू, और ये सामने कितना लिखेंगे हम लोग? 12 लिख देंगे। तीसरे कंस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं करने, तो उसे भी एज इट इज लिख देना है। -4x1 लिखा प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये नॉन निगेटिव कंस्टेंट है, उसे नहीं लिखा तो भी चलेगा या फिर लिखा तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिलहाल यहाँ पे उसे लिख देता हूँ x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? अभी जो भी मिनिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था उसे मैक्सिमाइज टाइप का कर दिया, और जो भी कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का था उसे लेस देन इक्वल टू टाइप का बना दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? ये जो भी एलपीपी हम लोगों ने अभी रीराइट किया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। देखो यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया है, दैट इज नाउ राइटिंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त हमें कहाँ पे ध्यान देना है? देखो, ये मिनिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जिसको हम लोगों ने मैक्सिमाइज टाइप का बना दिया। मैक्सिमाइज टाइप का बनाने के बाद ये क्या हो गया? अब ये माइनस जेड नहीं रहा, आपको माइनस जेड नहीं देखना है। माइनस जेड की जगह पर क्या देखना है? जेड डैश देखना है। और ये जेड डैश किसके इक्वल दिख रहा है आपको? -x1 प्लस 3x2 माइनस x3 के इक्वल में दिख रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट में कितने कंस्टेंट आए हुए दिख रहे हैं? हमें 3 कंस्टेंट दिख रही है लेस देन, और तीनों के तीनों लेस देन इक्वल टू टाइप के। तो इसके कारण ये 3 कंस्टेंट है और तीनों के तीनों लेस देन इक्वल टू टाइप के। तो इसके कारण हमें 3 कंस्टेंट होने के कारण
तीन वेरिएबल अपनी तरफ से लेने हैं, उन वेरिएबल को हम लोग नाम देंगे स्लैक वेरिएबल, ठीक है। उनकी नेमिंग इस तरीके से होगी, S1 पहले के लिए, पहले कंस्टेंट के लिए, S2 दूसरे कंस्टेंट के लिए और S3 ये स्लैक वेरिएबल होगा तीसरे कंस्टेंट के लिए, ठीक है। उन स्लैक वेरिएबल को हम लोगों को Z डैश में ऐड करके लिखना है। तो ये Z डैश लिखते वक्त शुरुआत में ये Z डैश लिखा, ठीक है। Z डैश लिखते वक्त हमें क्या करना है, डिसीजन वेरिएबल जो भी राइट साइड में आया हुआ है उसे हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है, इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो ये साइन कैसे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये माइनस दिख रहा है तो उसे क्या लिखना होगा, प्लस x1 माइनस 2x2, ठीक है। सॉरी ये हाँ माइनस 3x2 लिखना था, यहाँ पर गलती कर दी, ये माइनस 3x2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा, प्लस x3। और इसी के अंदर हमें तीन स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं जिनका कोएफिशिएंट हमें क्या लिखना है, 0। तो 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ठीक है। तीन कंस्टेंट होने के कारण हम लोगों ने तीन स्लैक वेरिएबल ऐड किए अपनी तरफ से जिनका कोएफिशिएंट कितना रखा, 0 रखा। और इक्वल टू के सामने कुछ नहीं तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 0 लिख देना है। अभी हमें पहला कंस्टेंट लिखना है। पहला कंस्टेंट देखो क्या है, 3x1, तो यहाँ पर 3x1 आएगा। साइड में क्या दिख रहा है, माइनस x2 लिखना है। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 दिख रहा है, ठीक है, ये लिखा। ये पहला कंस्टेंट है, पहले कंस्टेंट के साथ स्लैक वेरिएबल आएगा S1 जिसका कोएफिशिएंट हमें 1 लिखना है इस बार। तो 1 कोएफिशिएंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे S1। और सेकंड और ये थर्ड स्लैक वेरिएबल हम लोग क्या कर देंगे, उनका कोएफिशिएंट 0 लिखकर लिखेंगे, यानी कि 0s2 और यहाँ पर क्या होगा 0s3 इज इक्वल टू, पहले कंस्टेंट में इक्वल टू में कितना देना होगा, हमें 7 लिखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें सेकंड कंस्टेंट में अभी S2 स्लैक वेरिएबल ऐड करना है और पहला और तीसरे स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 रख देंगे, ठीक है। तो देखो ये सेकंड कंस्टेंट था, सेकंड कंस्टेंट शुरुआत किससे करोगे, -2x1 लिखकर। उसके बाद क्या लिखना है आपको, 4x2 लिखना है, ठीक है। लिखने में ध्यान रखो, घाई मत करना, अगर एक भी नंबर गलत हो जाएगा तो पूरा अपना प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें x3 नहीं दिख रहा है लेकिन x3 था ऊपर, तो उसका कोएफिशिएंट क्या लिख देंगे, 0x3 लिखेंगे। ये दूसरा वाला कंस्टेंट लिख रहा हो तो यहाँ पर ये 0s1 आएगा। अभी S2 लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखना है, हमें 0s3 लिखना है। इज इक्वल टू कितना, ये नंबर क्या दिख रहा है हमें, 12, तो सामने 12 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरे कंस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, -4x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ x3। ये तीसरा कंस्टेंट था तो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल S1 का कोएफिशिएंट 0, स्लैक वेरिएबल S2 का कोएफिशिएंट 0 और स्लैक वेरिएबल S3 का कोएफिशिएंट 1 होगा। इज इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ये नॉन नेगेटिव कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें एक टेबल फॉर्म करना है। उस टेबल को हम लोग ऐसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, राइटिंग टेबल एज फॉलोज या फिर सिंप्लेक्स टेबल। देखो यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल मैंने ऑलरेडी फॉर्म कर दिया है। सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जो रिक्वायर्ड कॉलम की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया है। पहले कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ इटरेशन, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है बेसिक वेरिएबल, उसके आगे लिखा हुआ है ये कोएफिशिएंट ऑफ, उसके नीचे हम लोगों ने ये वेरिएबल्स के नेमिंग दे दिए, x1 x2 x3, s1 s2 s3। ये डिसीजन वेरिएबल थे, ये स्लैक वेरिएबल थे। उसके आगे लिखा हुआ है RHS, आगे के कॉलम में लिखा हुआ है रेशो, ठीक है। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है अलग से, ठीक है। उसके नीचे पहले आप लोग इटरेशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होने के बाद साइड में क्या लिखोगे, बेसिक वेरिएबल में ये Z डैश आएगा, ठीक है। Z था ना, लेकिन Z से हम लोगों ने Z डैश बना दिया था मैक्सिमाइज के लिए, ठीक है। तो ये Z डैश लिखा। Z डैश लिखने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन लिखा था सबसे पहले वाला देखो Z डैश वाला, x1 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो वो हम लोग z के रो में लिख देंगे, z के यानी कि z डैश के रो में लिख देंगे, ठीक है। तो x1 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है यहाँ पर, x1 का 1, तो यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 1 लिखना होगा। x2 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, x2 का -3, तो यहाँ पर ये -3 लिखा। x3 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1, और ये s1 s2 s3 तो 0 लिखे थे, 0 0 0। RHS भी कितना था उस केस में 0 था। इसके बाद हमें फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ये कंपल्सरी ऐसी होनी ही चाहिए, ठीक है। कंपल्सरी रखना है, इसको ऐसे लगा देना। इसके बाद हम लोगों ने अपनी तरफ से कितने स्लैक वेरिएबल ऐड किए थे, S1 S2 S3 नाम के, वो हमने बेसिक वेरिएबल के अंदर लिखना है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंस्टेंट के अंदर S1 हम लोगों ने ऐड किया था ना, उसी के हम लोग x1 x2 x3 और S1 S2 S3 के कोएफिशिएंट लिखेंगे। देखो ये फर्स्ट वाला कंस्टेंट जहाँ पर हम लोगों ने S1 ऐड किया था, x1 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, 3, तो इसके कारण यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट कितना था, 3, तो ये 3 लिखा। x2 का कोएफिशिएंट -1 दिख रहा है, तो ये x2 का कोएफिशिएंट नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, ध्यान देना।
x2 का कोफिशिएंट कितना लिखा, -1 लिखा। उसके बाद अब ये x3 का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 2, तो यहाँ पर ये 2 लिखा, साइड में ये 1 था, उसके साइड में 0 था, ये 0 था, और ये RHS कितना था, 7 था। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। सेकेंड कंस्टेंट पे ध्यान देना। अभी सेकेंड कंस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें, -2 4 0। ठीक है, तो ये क्या लिख देता हूँ, -2 लिखा, 4 लिखा, 0 लिखा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, इक्वल टू कितना, 12। ठीक है, इसके बाद तीसरा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, -4 3 8, ये -4 लिखा, ये 3 लिखा, ये 8 लिखा, ये 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 हो गया, ये इक्वल टू में कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इतना ये टेबल कैसे फॉर्म किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। ये टेबल बनाने के बाद और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ड्रॉ कर देता हूँ। इतना करने के बाद अभी आप लोग क्या करो, जेड डैश के रो में देखो, क्या कहा, जेड डैश के रो में देखो। जेड डैश के रो में सबसे लोवेस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ये -3, तो उसी पर आप लोग क्या करो, एक कॉलम फॉर्म कर दो। ठीक है, तो वहीं पे मैं एक कॉलम फॉर्म कर दे रहा हूँ, कॉलम की तरीके से एक मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। -1 4 और 3 को मैंने एक कॉलम के तौर पर मार्किंग कर दी। ठीक है, जेड में क्या देखना है, जेड डैश में सबसे लोवेस्ट नंबर देखना है, जो इस केस में -3 है, तो उसके नीचे मैंने एक कॉलम लगा दिया, S1 S2 S3, जहाँ पर वेरिएबल आए उस जगह पर। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्या दिख रहा है, -1। हम लोग क्या करेंगे, अभी इस -1 से इस 7 को डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा ये रेशियो, -7। इस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। इस 10 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 10/3। 10/3 कितना होता है, 3.33। ठीक है, तो ये रेशियो निकालने के बाद आपको निगेटिव और ये 0 को इग्नोर करना होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर रेशियो देखना होता है, जो भी लोवेस्ट वैल्यू वाला पॉजिटिव नंबर रेशियो देखना होता है। ठीक है ना, तो 3 इज लेस देन 10/3। ठीक है, तो ये लोवेस्ट कौन सा हो गया, 3 हो गया, तो वहीं पे हम लोग एक एरो लगा देंगे लेफ्ट साइड की तरफ। अभी ये जो 3 आया वहाँ पे हम लोग एरो लगा दिया, तो उसी का हमें रो पकड़ लेना है। क्या कहा, उसी का हमें रो पकड़ लेना है, जिसमें RHS की वैल्यू आप लोग नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये रो यहाँ से बनेगा। ठीक है, रो इस तरीके से मार्किंग की जाएगी रो के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने रो को मार्किंग कर दी है। रो किस साइड के वेरिएबल में दिख रहा है आपको, S2। जो रो अभी हम लोगों ने मार्क किया उसके साइड में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, बेसिक वेरिएबल S2। तो हम लोग क्या बोल देंगे, रो के साइड में S2 वेरिएबल दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे S2 लीव्स। S2 निकल रहा है, S2 लीव लिखा। और ये कॉलम किस वेरिएबल के ऊपर दिख रहा है, हमें आया हुआ X2 वेरिएबल के ऊपर, तो इसके कारण यहाँ पे लिख देंगे X2 इंटर। ठीक है, क्या लिखा, S2 के साइड में हमें वो रो मिला ना, इसे कहा जाता है पाइवोट रो कहा जाता है, या फिर की रो कहा जाता है। ठीक है, तो ये S2 लीव्स बोल दिया, और जिस कॉलम के ऊपर मतलब जो वेरिएबल आएगा उसे एंटर करना होता है, तो ये X2 एंटर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप लोग, फिर से अभी नए इटरेशन में जाना होगा। ठीक है, तो ये नए इटरेशन में क्यों जाना था, क्योंकि यहाँ पर जेड डैश के कॉलम में हमें माइनस नंबर दिख रहा है। ठीक है, रुकना कहाँ पे होता है, अगर जेड डैश के कॉलम में, सॉरी जेड डैश के रो में अगर कोई सब नंबर पॉजिटिव होते तो हमें रुकना होता है, आगे के इटरेशन में नहीं जाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेड डैश के रो में एक निगेटिव नंबर होने के कारण हमें नेक्स्ट इटरेशन में जाना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस में क्या कर देंगे, फिर से हम लोग यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर दे। अभी यहाँ से ये फिर से जेड डैश रहेगा, जेड डैश के साइड में 0 के बाद आने वाला इटरेशन हम लोगों ने नंबर किया है 1। ठीक है, आगे के ये कॉलम और एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ और एक्सटेंड किया, ये भी एक्सटेंड किया और इसे भी एक्सटेंड किया। ठीक है, अभी ध्यान दो, देखो फर्स्ट इटरेशन चल रहा है अपना, जो भी कॉमन रो, मतलब देखो ये रो था और ये कॉलम था, यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 4। तो आप लोग क्या करोगे, इस 4 की जगह पे आपको 1 लेके आना है। नेक्स्ट इटरेशन में आप लोग क्या करोगे, जो प्रीवियस कॉमन रो और कॉमन कॉलम वाला नंबर था ना, रो और ये कॉलम, इनके बीच में जो कॉमन नंबर था वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 लेके आना है। यानी कि इस 4 की जगह पे क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। ठीक है, और ये S2 तो लीव लिखा हमने, S2 की जगह पे क्या आ रहा है, X2 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखना होगा, ये जेड डैश लिखा, जेड डैश के नीचे S1 एज इट इज रहेगा, S2 निकल रहा है, S2 जाकर X2 आ रहा है, तो ये X2 लिखा, उसके नीचे का S3 एज इट इज रहने वाला है, तो वो S3 का नेमिंग भी एज इट इज लिखा। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, ये 4 की जगह पे क्या लिखे आना है, 1। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस रो को 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो -2 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, -1/2 होगा, वो यहाँ पर लिखना है, फिर -1/2 लिखा। 4 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 1 होगा। 0/4 0 होगा, 0/4 0 होगा, 1/4 ये 1/4 होगा, 0/4 ये 0 होगा, 12/4
3 होगा, ठीक है। रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा, रेशियो तो आता है बाद में, ठीक है। सिर्फ RHS वैल्यू तक हम लोगों ने थ्रू आउट 4 से डिवाइड किया। अभी क्या करना है, ये वाला 1 यूज़ कर जहाँ पे हम लोगों ने पर्टिकुलरली 1 लाया है वही 1 यूज़ कर आप लोग उसी के कॉलम में 0 लाओगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। जो अभी हम लोगों ने 1 बनाया है वही 1 यूज़ कर यानी कि x2 का रो यूज़ कर हमें यहाँ पर 0 लाना है। इस z डैश में जो -3 था वहाँ पर 0 लाना है, और ये जो S3 के अंदर ये जो 3 था वहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, हम लोग इस -1 की जगह पे 0 ला देते हैं। कौन सा वाला 1 यूज़ कर ये x2 के अंदर लिखा हुआ ये वाला 1 यूज़ कर हमें कहाँ पे 0 लाना है, इस S1 में जो -1 आया हुआ है उस जगह पर। तो देखो ये -1 में अगर मैं +1 मिलाता हूँ ये वाला, तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा, यानी कि अपना ऑपरेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस x2, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये। तो S1 में सबसे पहला नंबर हमें क्या आया हुआ दिख रहा है, ये 3 में हमें क्या ऐड करना होगा, ये -1/2। तो 3 - 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा। फिर भी मैं इसको कैलसी से करूँगा, 3 - 1/2, ठीक है। 12 लिखा, 1/2। 3 - 1/2 कितना होया, ये 5/2। मैं 1/2 कहा था, इसलिए मैंने बोलूँगा हमेशा आपको कि आप लोग ये भले सिंपल कैलकुलेशन लगे कैलसी से किया करना, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इस -1 की जगह पे 0 लाने के लिए ऑपरेशन क्या फॉर्म किया था, S1 प्लस x2 फॉर्म किया था, ठीक है। यानी कि ये 3 प्लस क्या करना था मुझे, ये -1/2 करना था। 3 प्लस -1/2 करता तो यहाँ पे क्या होगा, 5/2। -1 प्लस ये 1 करता तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये 2 प्लस ये 0 कर देता तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ये 1 प्लस ये 0 कर देता तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये 0 प्लस ये 1/4 करता तो यहाँ पे कितना होगा, 1/4 ही होगा। ये 0 प्लस ये 0 करता हो तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये 7 प्लस ये वाला नहीं, ये वाला 7 प्लस ये 3 करता हो तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर मुझे लिखना होगा 10। अभी आप नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ यानी कि देखो ये 4 की जगह पे 1 ला दिया, तो ये वाला 1 यूज़ कर ऊपर 0 ला दिया। यही वाला 1 यूज़ कर, यही वाला 1 यानी कि x2 में लिखा हुआ जो नीचे लिखा हुआ यही वाला 1 यूज़ कर हमें 0 कहाँ पे लाना है, S3 की जगह पे लाना है। S3 की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 3। देखो ये S3 का रो दिख रहा है ना आपको, ये 3 है, 3 की जगह पे 0 लाना है। देखो ये 3 कहाँ पे लिखा हुआ था, S3 की जगह पे लिखा हुआ था। 3 - 3 करता हो तो काम बन जाएगा मेरा, यानी कि S3 - 3 तो करना है, लेकिन यूज़ क्या करना है आपको, 1 यूज़ करना है। 1 कौन सा, x2 का। तो यहाँ पर मैं x2 भी लिख देता हूँ। देखो ये x2 का 1 यूज़ करना था, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या बना, S3 - 3 टाइम्स ऑफ x2। क्या बना ये ऑपरेशन, S3 - 3 टाइम्स ऑफ x2। आप लोग इसे याद रखो, यही ऑपरेशन आपको कैलसी पे परफॉर्म करना है। भले कितने भी नंबर ईजी लगो, आप लोग इसको कैलसी से ही करो, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। ऑपरेशन क्या बनाया हमने, S3 - 3 टाइम्स ऑफ x2। तो देखो S3 में नंबर क्या लिखा हुआ है, -4 ये नंबर लिखा, -4। उसके बाद -3 टाइम्स ऑफ क्या था, x2 था। तो -4 के करस्पॉन्डिंग में x2 में क्या नंबर आया हुआ है, -1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, -1/2 कर देंगे, ठीक है। कितना आया रिजल्ट, -5/2। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -5/2 था, ठीक है। ऑपरेशन क्या लिखा होता है, S3 - 3 टाइम्स ऑफ x2। तो ये तो डायरेक्टली हमें 0 दे देगा, ठीक है। S3 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 8। तो ये 8 लिखा, 8 - 3 टाइम्स ऑफ x2 था, ठीक है। तो x2 का 8 के करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, 0। तो ये कितना रहेगा, 0 अगर कर भी देता तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर नंबर 0 लिखा हुआ, ये नंबर 0 लिखा। नेक्स्ट में 0 - 3 टाइम्स ऑफ, अभी इस 0 के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर क्या है, 0 ही है, तो वो कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आगे देखो, S3 में नंबर क्या आया हुआ है, ये 0। इस 0 के करस्पॉन्डिंग में x2 में नंबर क्या दिख रहा है हमें, 1/4। तो ये क्या होगा, ये S2 - 3 टाइम्स ऑफ x2 करने पर ये कितना होगा, -3/4 होगा, ठीक है। अभी S3 में नंबर क्या आया हुआ है, 1 - 3 टाइम्स ऑफ 0 कितना होगा, ये 1 ही होगा। उसके आगे S3 में ये नंबर कितना दिख रहा है हमें, 10। ये 10 - 3 टाइम्स ऑफ x2, 10 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है, ठीक है। ये 3 लिख दिया, रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो, अभी क्या करना है, यही वाला 1 यूज़ कर हमें कहाँ पे 0 लाना था, इस z डैश में। ये z डैश में कितना नंबर लिखा हुआ है, ये -3, ठीक है। ये -3 देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, z डैश में लिखा हुआ -3। वहाँ पर 0 कैसे होगा, +3 करने पर, लेकिन 1 यूज़ करना है। और ये 1 किसका था, x2 का था। तो ऑपरेशन कैसे बनेगा, ये x2 का 1
आगे हम लोगों ने +3 लिखा था और ये -3 किसका था, जेड डैश का था, ठीक है। और यहाँ पे +3 यूज़ किया था, तो ऑपरेशन ये बनेगा जेड डैश प्लस 3x2। क्या बनेगा ऑपरेशन, जेड डैश प्लस 3x2, ठीक है। पिछले जैसे था, पिछले क्या यूज़ किया, S3 प्लस 3x2 यूज़ किया था, अभी क्या यूज़ करेंगे हम लोग, जेड डैश प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2। तो ये कर लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो जेड डैश में पहला नंबर हमें क्या दिख रहा है, ये 1, तो ये 1 लिखा, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2 कितना दिख रहा है, x2 -1/2, ठीक है। तो इंटू में -1/2 कर देना हमें, -1/2, ठीक है। कितना आया वो, -1/2। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या लिखोगे, -1/2 लिखोगे। ये तो 0 बन रहा था। जेड डैश का नंबर क्या है अभी, 1 प्लस करना था, +3 करना था, इसको इंटू 1 का करस्पॉन्डिंग कितना है अभी, x2 में 0 है, ठीक है। तो वो 0 लिखा मैंने, कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये 1 लिख दिया यहाँ पर। आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इस 0 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना है, 0 ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा। आगे नंबर फिर से 1 0 दिख रहा है, 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2, तो कितना होगा, ये 3/4 आएगा। यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, ये नंबर 0 है, यहाँ पर 0 ही है, तो यहाँ पर 0 ही होगा। यहाँ पर आगे 0 लिखा हुआ है, 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, इस 0 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना है आपको, 3 दिख रहा है, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन देखो रुकना कहाँ पे होता है, इटरेशन आगे करना कहाँ पे स्टॉप कर देना है हमें, कहाँ पे बंद कर देना है, जब जेड डैश के रो में माइनस अगर कहीं पे नहीं आएगा तो। लेकिन यहाँ पर हमें पहला ही नंबर -1/2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसके कारण हमें और इटरेशन आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है, यानी कि हमें सेकेंड इटरेशन पे जाना होगा। तो इसके लिए हम लोग सेम प्रोसीजर रिपीट कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अभी ड्रॉ कर दी, यहाँ पर फिर से हमें जेड डैश लिखना है एक बार, ठीक है। जेड डैश लिखने के बाद उसके पीछे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। सबसे लोवेस्ट नंबर हमें कहाँ पर मिला, ये -1/2 पे मिला है, तो इस -1/2 पे हम लोग क्या कर देंगे, एक कॉलम फॉर्म कर देंगे। इससे पहले जैसे किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर हमें अभी प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म कर दिया कॉलम। इस 5/2 से मैं किसको डिवाइड करूँगा, इस RHS वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 10/5/2। क्या कहा, 10/5/2। देखते हैं फिर 10/5/2 कितना होता है, 10 अपॉन ब्रैकेट में 5/2, ठीक है। तो 10/5/2 बनने पर वैल्यू कितना आता है, ये 4, तो ये रेशो, पहला रेशो कितना मिला हमें, 4 मिला, ठीक है। ये -1/2/3, तो कितना होगा, -6 होगा, ये -6 लिखा, -3/2 -1/2 इंटू 3, ठीक है। पहले कुछ गलत बोला था, -3/2 बोला था। उसके बाद -5/2 से किसको डिवाइड करना है, 1 को, तो कितना आएगा वो, -2/5 होगा, -2/5। लेकिन निगेटिव वाले नंबर तो आपको रेशो देखना ही नहीं है, ठीक है। रेशो कौन सा देखना है, पॉजिटिव वाला, वो भी लोवेस्ट वैल्यू वाला। तो एक ही पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से रो मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहीं से हमें और एक अभी पिछले जैसे एक रो फॉर्म करना होगा। तो देखो ये 5/2 वाला वैल्यू है, उसको पकड़ लिया मैंने। यहाँ से RHS वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे, यानी कि रो मार्किंग नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से आएगा वो रो, ये बना दिया रो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, ये रो जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया है या फिर बनाया, किस साइड के वेरिएबल में आया हुआ दिख रहा है, S1 के। तो यहाँ पर हमें क्या कहना है, S1 लीव्स, यहाँ पे क्या कहना है हमें, S1 लीव्स। और ये कॉलम जो पहले ड्रॉ किया था किस वेरिएबल के ऊपर आया हुआ है, देखो ये किसके ऊपर आया हुआ है, ये x1 के ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या कहना है, x1 एंटर, ठीक है। तो ये x1 एंटर लिखा और लीव क्या हो गया, S1 लीव हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे आगे के इटरेशन में, ये जो 5/2 लिखा हुआ है ना, ये 5/2, ये 5/2 किस में कॉमन है, ये वाले रो में कॉमन है, की कॉलम की रो में कॉमन है, और इसकी कॉलम में कॉमन है, की या फिर पाइवोट भी कह सकते हैं, पाइवोट कॉलम या फिर पाइवोट रो, ठीक है। इनमें 5/2 ये कॉमन नंबर दिख रहा है, तो हमें इस कॉमन नंबर पे जो कि रो और कॉलम में कॉमन है, उस जगह पे क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो उसे 1 लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 5/2 को 2/5 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस S1 की जगह पे क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो x1 लिखना होगा। इसे मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। आगे हम लोग और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड कॉलम मैंने ड्रॉ कर दिए। जेड डैश के नीचे कौन सा वेरिएबल निकल रहा है, यानी कि S1 लीव्स निकल रहा है ना, तो उसकी जगह पे क्या आ रहा है, x1 एंटर। तो हम लोग क्या लिख देंगे, x1 लिखेंगे।
और बाकी के दो एज इट इज़ लिखने होगा। ये x2 एज इट इज़ आएगा, ये s3 भी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। लेकिन x1 का जो रो अभी हम लोग फॉर्म करेंगे उसमें इस 5/2 की जगह पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो इस 5/2 की जगह पे 1 आने के लिए हमें क्या करना होगा, इस रो को, इस पर्टिकुलर रो को जो कि x1 के साइड में आएगा अभी, वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 2/5 से मल्टीपल कर देंगे। तो इस x1 के कॉलम में क्या, x1 के कॉलम में कह रहा हूँ सॉरी, इस x1 के रो में क्या चेंजेस हो जाएंगे, देखो 5/2 की जगह पे 1 लाना, तो ये इसे 2/5 से मल्टीपल कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। इस जीरो को हम लोग मल्टीपल करेंगे 2/5 से, तो जीरो किसी के साथ भी मल्टीपल करो जीरो ही होता है, ये 2 मल्टीपल किया जाएगा 2/5 से, तो कितना होगा रिजल्ट, 4/5 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1 मल्टीपल होगा भी 2/5, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 2/5 लिखना है। ये 1/4 है, 1/4 को मल्टीपल करोगे आप लोग 2/5 के साथ, तो कितना हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। करके देखता हूँ, 1/4 गेट मल्टीपल विथ 2/5, ठीक है। तो कितना आ रहा है वो 1/10। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 1/10। जीरो को किसी के साथ भी मल्टीपल करो होता तो जीरो ही है, ये 10 विथ गेट मल्टीपल विथ 10 मल्टीपल विथ 2/5, ठीक है। तो वो कितना आएगा रिजल्ट, 4 आएगा। यहाँ पर 4 दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। अभी ये वाला 1 यूज़ करके आपको क्या लाना है, उसी के कॉलम में 0 लाना है, जैसे कि इससे पहले किया था वैसा ही। यानी कि ये वाला 1 यूज़ करके आप लोग इस -12 की जगह पे 0 लाओगे, इस -5/2 की जगह पे 0 लाओगे, और ऊपर ये जो -12 लिखा हुआ है z डैश के रो में, उसको वहाँ पर भी 0 लेके आओगे, ठीक है। तो ठीक से समझो, पहले जैसे हमें काम करना है। अभी यहाँ पे पहले मैं नीचे वाला बता देता हूँ, x2 के रो के बारे में। x2 के साइड में ऊपर क्या आया हुआ दिख रहा है हमें, -12। देखो इस x2 में हमें क्या नंबर आया हुआ दिख रहा है, -12। -12 में अगर मैं +12 मिलाता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ये -12 किसका है, इस x2 का है, तो ठीक है। तो ये x2 लिखा, प्लस हम लोग ये +12 हम लोग एडजस्ट करें, लेकिन यूज़ क्या करना है, हमें 1 यूज़ करना है। और ये 1 किसका यूज़ करना है, इस x1 का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये x1 लिखा। तो ये होगा अपना रिक्वायर्ड ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से चेक कर सकते हो, ठीक है। x2 की जगह पे हमें लाना है 0। x2 क्यों, क्योंकि देखो ये -12 लिखा हुआ है, इस -12 की जगह पे लाना है 0। -12 + ½ करता हो तो ये 0 बनेगा, लेकिन यूज़ क्या करना है आपको, ये वाला 1 यूज़ करना है जो कहाँ पे लिखा हुआ है, x1 में। इसी तरीके से मैंने ऑपरेशन फॉर्म कर दिया, x2 की जगह पे 0 लाना है +12 कर, लेकिन यूज़ क्या करना है 1 जो कहाँ पर है, x1 में, ठीक है। तो x2 + ½ और ये x1 मैंने लिख दिया। ये ऑपरेशन आप लोग याद रखो, ठीक है। तो x2 का यहाँ पर तो 0 आएगा इस ऑपरेशन से, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे x2 में पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको, आया हुआ 1। 1 + ½ करना होगा, देखो ऑपरेशन में क्या दिख रहा है, 1 + ½ करना है, और 1 के करस्पॉन्डिंग में जो x1 होगा वो लेना है। 1 के करस्पॉन्डिंग में x1 क्या है, कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में हमें वैल्यू क्या लिखनी होगी, 1 ही लिखना होगा, ठीक है। ऑपरेशन क्या बना था हम लोगों ने, x2 + ½ x1, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग में कितना दिख रहा है, 0। तो 0 + ½ कर देंगे, 0 + ½ किया, 0 प्लस, देखो x2 में x2 + ½ x1 करना है ना, ये 0 + ½ + 1/2 इंटू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग 4/5 वाला वैल्यू देखो 4/5 होगा, ये कितना आएगा 2/5। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2/5 लिख दोगे, ठीक है। अभी देखो x2 में वैल्यू क्या आया हुआ दिख रहा है हमें, x2 में यहाँ पर ये नेक्स्ट में आगे 0 आया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये 0 लिखा, 0 + 1/2। अभी ये x1 का लिखोगे, x1 का कितना दिख रहा है हमें, 2/5, तो इंटू क्या लिखा, 2/5 लिखा। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, ये 1/5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/5 लिख दोगे, ठीक है। अभी x2 में क्या वैल्यू दिख रही है हमें, आई हुई 1/4, तो 1/4 लिखना है हमें कैलसी पे ही, 1/4 लिखा, प्लस 1/2 किया, इंटू x1 लिखा हुआ था। तो इस 1/4 के करस्पॉन्डिंग में x1 कितना आया हुआ दिख रहा है हमें, 1/10। तो ये 1/10 लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो गया वो, 3/10। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 3/10 लिखोगे, ठीक है। आगे देखो x2 में करस्पॉन्डिंग में क्या आया हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ पर ये 0 दिख रहा है। तो 0 + 1/2 इंटू x1 का करस्पॉन्डिंग कितना है, वो 0 है, तो वो कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, ठीक है। अभी क्या आया हुआ दिख रहा है हमें आगे, 3 + 1/2 x2 का करस्पॉन्डिंग, x1 का कितना है वो 4 है, कितना आएगा
फाइव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5। इसी तरीके से और हमें दो जगह पे जीरो लाना है। कहाँ पर, इस -5/2 की जगह पे जीरो लाना है और इस -12 की जगह पे भी जीरो लाना है। सिमिलरली हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अभी देखो हमें क्या करना है, x1 का ये वाला 1 यूज़ कर कर हमें कहाँ पे जीरो लाना है, इस -5/2 की जगह पे। ठीक है, ये -5/2 किस रो के साइड में लिखा हुआ है, S3 के रो में लिखा हुआ है। -5/2 वहाँ पे जीरो कैसे आएगा, +5/2 करने पर ये -5/2। ठीक है, -5/2 +5/2 अगर करता हो तो यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा। लेकिन यूज़ क्या करना है आपको, 1। ये वन कहाँ से आ रहा है, ये x1 में से आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 कहाँ का यूज़ करेंगे हम लोग, x1 रो का, ये वाला 1। ये +5/2 हम लोग एडजस्ट कर रहे थे, ये +5/2 लिखा। लेकिन ये -5/2 किसका था, S3 वाले रो का था ना। तो ऑपरेशन क्या बनेगा, S3 + 5/2 इंटू x1। याद रखो ऑपरेशन क्या बन रहा है, ये S3 + 5/2 इंटू x1 बन रहा है। ठीक है, इसे याद रखना है। तो अभी देखो पहला S3 का नंबर कितना है, ये -5/2, इधर जीरो तो बन ही जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग जीरो लिख देते हैं। इसके बाद S3 का करस्पॉन्डिंग कितना दिख रहा है हमें, जीरो। 0 + 5/2 इंटू x1 करना है, तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 + 5/2 इंटू 1 था तो ये 5/2 बन जाएगा, 5 नहीं बनेगा, 5/2 होगा। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस क्या आगे करना है हमें, 8 + 5/2 इंटू किसका करस्पॉन्डिंग, इसका x1 का, वो कितना है 4/5। तो यहाँ पर कर देंगे 4/5। ठीक है, वो कितना मिलेगा हमें 10। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग, 10 लिखोगे। आगे S3 का कितना दिख रहा है नंबर, 0 + 5/2 इंटू 0 + 5/2 इंटू x1 का करस्पॉन्डिंग कितना आया हुआ दिख रहा है, 2/5 इंटू 2/5 कर दोगे। ठीक है, वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 1 लिखना है। इसके बाद S3 का कितना है, 0 के आगे -3/4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -3/4 + 5/2 इंटू करस्पॉन्डिंग x1 कितना है, 1/10। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1/10 कर दोगे। ठीक है, समझा, इक्वल टू -1/2। यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखना है -1/2। उसके आगे x3 में ये नंबर क्या आया हुआ दिख रहा है, 1। तो 1 प्लस ऑपरेशन क्या बना था, 5/2 इंटू, देखो इस 1 के करस्पॉन्डिंग में x1 में क्या आया हुआ है, 0। तो कितना हो जाएगा, 0 होगा तो कितना रहेगा, सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, राइट साइड में ये क्या दिख रहा है हमें, S3 में 1 दिख रहा है। 1 + 5/2 इंटू 4, करस्पॉन्डिंग में इंटू कितना, 4। तो ये कितना होता है, इक्वल टू में 11 आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपली 11 लिख देंगे। अभी और कहाँ पे जीरो लाना है, देखो इस z' के साइड में ऊपर कितना लिखा हुआ है, -1/2 की जगह पे लाना है जीरो। -1/2 कहाँ पे लिखा हुआ है, z' के रो में लिखा हुआ है ना। ये z' का लिखा, जो कितना था, -1/2 था। -1/2 + 1/2 करता हो तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं +1/2 ले लूँगा। लेकिन ये 1 तो यूज़ करना है, 1 किसका लेना है आपको, x1 का लेना है। तो इस तरीके से वो ऑपरेशन बन जाएगा। क्या रहेगा वो, z' + 1/2 इंटू x1। क्या रहेगा वो, z' + 1/2 इंटू x1। ये याद रखो, माइंड में रखो, z' + 1/2 इंटू x1। z' का पहला नंबर कितना, -1/2। तो यहाँ पर ये तो डायरेक्टली जीरो बन रहा है, वो लिख देता हूँ। आगे करस्पॉन्डिंग कितना है, 0 + 1/2 इंटू x1 कितना है, 0 है। ठीक है, वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद ये हमें क्या लिखना है, 1। देखो नंबर पे ध्यान देना, आगे पीछे का नहीं होना चाहिए। 1 + 1/2 लिखा इंटू x1 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 4/5 इंटू 4/5 कर दिया। और रिजल्ट कितना होगा, 7/5। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7/5। आगे ये 0 नंबर दिख रहा है, 0 + 1/2 लिखना है। 0 + 1/2 लिखा इंटू 0 + ये वाला 0 + 1/2। x1 का करस्पॉन्डिंग कितना दिख रहा है हमें, 2/5। देखो यहाँ पर 2/5, तो इंटू क्या करना है, 2/5 करोगे, रिजल्ट कितना आएगा, 1/5। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 1/5 लिखना है। आगे इस 0 के आगे क्या है, 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 3/4 + 1/2 इंटू इस 3/4 के करस्पॉन्डिंग में x1 में कितना आया था, 1/10 आया हुआ था। तो 1/10। ठीक है, रिजल्ट कितना आता है, 4/5। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 4/5। 3/4 के आगे क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक है, दिख रहा होगा ये 0 दिख रहा है। 0 + 1/2 इंटू x1 करस्पॉन्डिंग, इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना है, 0 ही है। तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। आगे देखो ये यहाँ पे z' में नंबर कितना लिखा हमने, 9 लिखा हुआ है।
तो हमें आगे क्या करना होगा, ये वाला वैल्यू जो 9 लिखा है 9 + 1/2 इंटू और करस्पॉन्डिंग इस 9 के करस्पॉन्डिंग में आया हुआ x1 कितना था 4 था, ठीक है। तो वो ऑपरेशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्ट वैल्यू होगी 11। तो ये 11 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आगे ध्यान देखो z' के कॉलम z' के रो में कहीं पर भी निगेटिव नंबर आया हुआ दिख रहा है कि हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें आगे के इटरेशन परफॉर्म नहीं करने होंगे, यहीं पे रुकना होगा, ठीक है। ये जो z' हम लोगों ने बनाया था वो क्या था, मिनिमाइज से मैक्सिमाइज बनाया था, ठीक है। तो हमें ये z' क्या दिखाई देगा, मैक्सिमाइज दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, z' ये क्या बता रहा है, मैक्सिमाइज बता रहा है, लेकिन z' का मतलब हमने क्या लिखा था, -z लिखा था ना। तो -z इज इक्वल टू क्या था 11, ठीक है। तो यहाँ पर z मिनिमम कितना बन जाएगा, z मिनिमम बनेगा, ये माइनस एंड राइट साइड जाता है तो -11, जो z मिनिमम पूछा था ना मेन क्वेश्चन के अंदर, तो उस तरीके से ये चेंजेस मैंने यहाँ पर आगे बताया आपको, ठीक है। ये किस वैल्यू पे मिलेंगे, देखो यहाँ पर x1 वेरिएबल की वैल्यू कितनी दिख रही है 4, तो आप लोग क्या कहोगे यहाँ पर x1 = 4 कहोगे। x2 कितना दिख रहा है 5, तो x2 की वैल्यू आपको बोलनी होगी 5। 3 डिसीजन वेरिएबल थे, ये लास्ट वाले बेसिक वेरिएबल में x3 कहीं नहीं आ रहा है, तो उसकी वैल्यू आप लोग कितनी कंसिडर करोगे 0, ठीक है। तो ये 4 x1 की वैल्यू, 5 x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू 0, तो z मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -11 होगी, ठीक है। बेसिकली हमने z' तक क्या किया है, पिछला वाला ही काम किया है, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, लेकिन z' का मतलब क्या था -z था, इस तो -z कितना बनेगा 11 बनेगा, लेकिन हमें z फाइंड आउट करना था। तो ये -n अगर राइट साइड रखता हो तो वो z की वैल्यू कितनी होगी -11, और z मिनिमम पूछा है, इसके कारण हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है z मिनिमम, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, z की वैल्यू -11 ही मिलती है या नहीं, कब, जब x1 4 होता है और x2 5 होता है। तो देखो ये क्वेश्चन था अपने पास, x3 तो 0 ही है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी यूज़ करूँगा मैं, 4 यूज़ करूँगा, ये 4 यूज़ की आपके सामने कैलसी पर, -3 टाइम्स ऑफ देखो 3 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, -11 ही आ रहा है ना, यानी कि हमने जो सम सॉल्व किया है वो हमारा राइट है। देखो यहाँ पे कैलसी पे -11 ही आ रहा था, तो ये z मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -11 ही आई। मोस्टली सिंप्लेक्स मेथड के अंदर मैक्सिमाइजेशन टाइप का ही सम आता है, लेकिन अगर कभी मिनिमाइजेशन का टाइप का आ भी गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सम को इसी तरीके से सॉल्व करना है, थोड़े से सिर्फ शुरुआत में चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो ये अभी प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर किसी स्टेप पे डाउट लगता है या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।